Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn chapter number 1, that is Indian Economy on the Eve of Independence for class 12th. देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट कौन सा हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पार्ट हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका वेटेज कितना है, उसका वेटेज है 40 मार्क्स का है, एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका वेटेज कितना है, उसका भी वेटेज है 40 मार्क्स का। एग्जाम आपका कितने मार्क्स का है, एग्जाम है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो ऑलरेडी आपके स्कूल लेवल पे आपको करवा दिया जाता है। तो मेनली हमें जो प्रिपरेशन करना है वो कितने के लिए करना है, हमें करना है 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब हमारा फाइट कितने के लिए, 80 मार्क्स के लिए। दोनों ही हमारी जो बुक्स हैं दोनों का क्या है, वेटेज इक्वल इक्वल है, मतलब 40 मार्क्स का एंड 40 मार्क्स का। अभी हमने जो अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट करा था वो कौन सा करा था, बैंकिंग चैप्टर को कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, जो कि हमारा दो पार्ट में हमने पढ़ाया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक को कवर करते हैं, सेकंड पार्ट में कुछ टॉपिक को कवर करा था, क्योंकि हमें दोनों जो बुक्स हैं वो साइमल्टेनियस खत्म करनी है अपनी। इसीलिए आज हम क्या करेंगे, अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हमें एक चीज समझना है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या है। जब हमने अपना मैक्रो स्टार्ट करा था उस टाइम पे भी हमने सिलेबस को समझा था, इसीलिए आज हम क्या करें, अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। तो एक बार इसके भी सिलेबस को हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है करके। टोटल हमें इसमें कितने चैप्टर को कवर करना है, 13 चैप्टर को कवर करना है। कितने चैप्टर कवर करने हैं, 13 चैप्टर कवर करने हैं। जिसमें से पहला क्या है हमारा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंस के समय पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। फिर हमें पढ़ना है 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान हमें क्या बताते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान क्यों बनाए गए थे इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है कि फीचर प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसकी स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई। ठीक है, मतलब 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद 1990 तक कैसी कैसी हमारी स्थिति रही उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 1991 के बाद हमारे यहाँ पे क्या आया था, एलपीजी की पॉलिसी आ चुकी थी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आ चुकी थी। तो हमें क्या करना है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आने के कारण जो हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ा था उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, जो कि कब आए थे, हमारे 1991 में आए थे। एलपीजी की जो पॉलिसी है उन्हीं को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है। पॉवर्टी के बाद हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, मतलब इंडिया में किसे ह्यूमन कैपिटल बोला गया इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट के बारे में, फिर हमें पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर हमें पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में। अब आप सोचोगे कि इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रोल है, तो एक्चुअली में इन्वायरमेंट ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में बल्कि हमारी स्टडी के हर एक ब्रांच के अंदर, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कहीं पे भी इन्वायरमेंट का अपने आप में क्या है, एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते इसकी इंपॉर्टेंस को। दैट्स व्हाई हमें क्या करना होता है, इस चैप्टर को भी इसके अंदर कवर करना होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है वो हमें पढ़ना है कि हमारे जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कैसा कैसा रहा है। अब आप सोचोगे कि हम सिर्फ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट की जो यात्रा है वो करीब करीब साथ में स्टार्ट करी थी। तो अगर तीन चीजें साइमल्टेनियस चली हैं तो वहां पे कंपैरिजन करना बेसिकली थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसका कंटेंट समझा दिया पूरा कि इस बुक के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इस चीज को भी समझा देती हूँ। देखो, आप सोचोगे कि हम यहाँ पे अपना 2 से 3 मिनट क्यों यहाँ पे बेसिकली दे रहे हैं। यहाँ पे टाइम देना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो आपके टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, लेकिन हमारा जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए ना। तो आप जब भी इस टॉपिक्स को याद करोगे तो आपको एक तरीके से ना आपके दिमाग में एक पिक्चर बना होना चाहिए कि इसके अंदर इतने टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से हम फर्स्ट टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं मतलब अपने फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें आपको नहीं बताने वाली। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ शुरू के कितने टॉपिक को कवर करेंगे, दो टॉपिक को। कौन कौन से दो टॉपिक हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे अपने कॉलोनियल
एक्सप्लोटेशन के बारे में। अच्छा, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे, एक्सप्लोटेशन क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम कॉलोनियल को समझ लेते हैं कि क्या होता है करके। कॉलोनियल का मतलब होता है किसी का उपनिवेश हो जाना, ठीक है। उपनिवेश कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया में आए और इंडिया में वो इस तरीके से रहने लग गए जैसे इंडिया उनकी कंट्री होगी ना कि हमारी। तो बेसिकली क्या होगा कि वहां पे क्या होगा, वो उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। एंड एक्सप्लोर का मतलब तो आप सब लोग समझते हो, शोषण करना किसी का, ठीक है। तो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सबसे पहला टॉपिक तो हमें यही पढ़ना है कि हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी का शोषण करा। एंड सेकंड जो इसमें हमें टॉपिक कवर करना है वो करना है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। किसको? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। क्योंकि हम अभी अपने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो इन्हीं दो को समझेंगे। आने वाले पार्ट्स में जैसे जैसे हम बाकी टॉपिक को कवर करेंगे तब वहीं पे उनको समझेंगे, ठीक है। जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हमें पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, पार्ट 3 में क्या पढ़ना है, इस तरीके से सारा कुछ, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। बाकी के जो हमारे 9 टॉपिक रह जाएंगे वो आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। चलो अभी हम समझते हैं आगे क्या है करके। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले, अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि क्या है करके। ये जो हमारी पूरी बुक है ना, वो किसके बारे में है? वो हमारी जो बुक है वो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इकोनॉमी के ऐसे हैं। देखो, जैसे कि सबसे पहले हमारे जो भारत था वो कैसा था, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा भारत कैसे था। फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्या फर्क पड़ा। फिर जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले गए तो क्या हमारे यहाँ पे फर्क पड़ा। फिर जब हम 1947 पे हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हमने क्या ऐसे काम करे जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से डेड इकोनॉमी से ग्रोइंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करें। फिर उसके बाद ये कहता है कि इसके बाद हमने 1947 से 1990 तक की यात्रा कैसे करी उसके बारे में पढ़ना है। फिर 1991 में हम किस तरीके से काम करा उसके बारे में पढ़ना है। आज की हमारी स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ना है। क्या एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, क्या ह्यूमन कैपिटल का मतलब है। तो इन सब चीजों को क्या करना है, इसके अंदर कवर करना है। एक पर्सन के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, कम से कम उससे इन सब चीजों के बारे में तो पता होना चाहिए। अच्छा, इस वाली बुक को आपको इसलिए भी अच्छे से समझना है क्योंकि अगर आप कल को बेसिकली स्टेट पीसीएस की या फिर आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे इन सब चीजों की जो नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये वाली जो बुक है इसको हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, इसकी स्टोरी बहुत अच्छे से बन जाए, ठीक है। और पेपर में लिखने के पर्पज से भी तुम्हें इस बुक की क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस वाली बुक में ऐसा नहीं करना है कि हमें इसको 4 पार्ट में पढ़ना पड़ रहा है, 5 में पढ़ना पड़ रहा है। इसमें लिखा गया है इसलिए ताकि तुम इसको समझ के अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सको, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, जो कि हमारे सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। ये क्या कहता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारी इंडियन इकोनॉमी हुई थी उसका कैसे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया गया। कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन जो है वो करा क्या, कैसे गया। अभी यहाँ पे मोटा मोटा आपको दिया हुआ है, आगे इन सब की क्या है हमें डिटेल पढ़नी है। तो कहते हैं यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज का। मतलब कैसे मैनिपुलेशन किया गया। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझते हैं क्या होता है? सबसे पहले हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझ लेते हैं कि होता क्या है करके, ठीक है। क्या समझना है हमें? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में समझना है। देखो, जैसे मान लो कि ये है एक्सपोर्ट, ये है इंडिया, ठीक है, और ये है जापान। इंडिया ने क्या करा, अपना कुछ माल जापान को क्या करा, सेल करा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने क्या करा, अगेन यहाँ पे क्या है, जापान। इंडिया ने क्या करा, जापान से कुछ माल खरीदा है इस बार, ठीक है। क्या करा, खरीदा, मतलब परचेज करा। ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसे बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। वापस आते हैं, कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन के दौरान
हुआ क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज का मैनिपुलेशन किया गया बहुत खराब तरीके से ब्रिटिश रूलर के द्वारा। इन्होंने क्या करा, जो इंडियन की सुपरमेसी गुड्स थी ना, उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे उसको डिस्ट्रॉय करा समझते हैं। इंडियन की सुपरमेसी किसके ऊपर थी, कहते हैं इंडियन की सुपरमेसी थी कॉटन के ऊपर, सिल्क फैब्रिक के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, कॉटन के ऊपर, सिल्क फैब्रिक के ऊपर, ओवर द ब्रिटिश गुड्स, एंड देन टू सक्सीड अल्टीमेटली इन पेनेट्रेटिंग इनटू द इंडियन मार्केट थ्रू इट्स मशीन मेड गुड्स। ये करते क्या थे, देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें मोटा मोटा समझा देती हूँ, फिर आगे आने वाले उसमें क्या करेंगे, जो हमारी बेसिकली जो हमारा लेक्चर है उसमें समझेंगे और ज्यादा डिटेल में। यूजुअली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए तो इनको ऐसा लगा कि यार इंडिया में ना जो रॉ मटेरियल है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे कहाँ, इंग्लैंड। क्या कहाँ लेके जाते थे, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा था, कैपिटल इनके पास बहुत ज्यादा था, ये मशीनें खरीद के लगा सकते थे। तो ये क्या करते थे कि भारत से ना जो भी हमारा रॉ मटेरियल जाता था उसको क्या करते थे, मशीनों में तैयार करते थे, मतलब फिनिश गुड में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद ये क्या करते थे, उसी फिनिश गुड को लेके आते थे कहाँ पे, वापस इंडिया में। और फिर क्या करते थे, इसे बेचा करते थे। तो ये क्या हुआ, बेसिकली ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं किस चीज का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज का। अब बोलोगे कि यार यहाँ पे मैनिपुलेशन कहाँ से हुआ, मैनिपुलेशन ऐसे हुआ कि ये जब भारत से रॉ मटेरियल को लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते ही नहीं थे, जिससे कि क्या करे, उस बेसिकली रॉ मटेरियल को ये इजीली इंग्लैंड लेके जा सके। फिर ये क्या करते थे कि इंग्लैंड से क्या करते थे, उसको मशीन में तैयार करा गुड्स को, उसके बाद वापस कहाँ पे लेके आ गए, भारत में लेके आ गए। क्योंकि भारत में क्या थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, एक बड़ी मार्केट थी व्यापार करने के लिए। फिर ये क्या करते थे, वापस भारत आके उसमें क्या करते थे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, जिससे कि वो भारत में क्या हो, इजीली इंडियन मार्केट में क्या हो जाए, इनका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। और जिससे क्या हो जाता था, इनका जो बना हुआ प्रोडक्ट था ना, वो इजीली भारत में बेसिकली लॉन्च हो सकते। तो यहाँ से क्या करते थे, मैनिपुलेशन करते थे। कहते हैं इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन। कहते हैं इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल के दौरान सबसे ज्यादा क्या हुआ, शोषण हुआ। इट इम्प्लाइड अ टारगेटेड एक्सप्लोटेशन। कैसे एक्सप्लोटेशन था, टारगेटेड। टारगेटेड का मतलब कि जितने सेक्टर थे उन सारे सेक्टर का क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, शोषण करा। अगर मैं तुम्हें इसमें आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे आए और उसके बाद से जब तक वो यहाँ पे रुके, उन्होंने क्या करा, जो भारत की जितनी भी हमारे यहाँ पे बेसिकली सुपरमेसी गुड्स थी, उन सबको क्या करा, एक्सप्लोइट करा, उनको अपने फायदे के लिए यूज करा। अपने फायदे के लिए उन्होंने भारत की लेबर को यूज करा, अपने फायदे के लिए उन्होंने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करा। और बेसिकली क्या करा, जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसे तहस नहस कर दिया। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनका ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बहुत बुरा हाल करा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन बाय द ब्रिटिशर्स, इन्होंने किस किस का करा। तो कहते हैं इन्होंने जो कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन करा वो किस किस का करा, सबसे पहले तो इसने करा एग्रीकल्चर सेक्टर का। किसका करा, एग्रीकल्चर सेक्टर का। मतलब इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा नाश करके गए। कैसे करके गए, इसको वन बाय वन आगे समझेंगे। दूसरा कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का। किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर तुम लोग समझते हो ना, जहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली रॉ गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। एंड तीसरा इन्होंने करा इंटरनेशनल ट्रेड का। किसका करा, इंटरनेशनल ट्रेड का। कैसे करा, इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम सेक्टर की। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जमींदारी सिस्टम क्या है, तो तुम्हें यहां से लिखना है कि जमींदारी सिस्टम है क्या करके। ठीक है, वन बाय वन चीजों को समझते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको सारा कुछ लिख के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से जो मेन मेन वर्ड है वो तो आपको लिख के आने की जरूरत है। फिर मैंने आपको ज्यादा क्यों लिखवाया, या मैं आपको ज्यादा क्यों समझा रही हूँ, देखो मेरा काम है आपको कंप्लीट समझाना। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी, इसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि आप इसमें से कितना लिख के आना चाहते हो। अदरवाइज मैंने जितना भी लिखा हुआ है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम का कैसे एक्सप्लोरेशन हुआ। कहते हैं कि एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लोडेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। किसके द्वारा, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। अभी जमींदारी सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जमींदारी सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम। देखो, जब हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ पे कैसे
जो इंडिया में जो काम कर ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे आए, तो हमारे यहाँ पे क्या कैसे काम होता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। कैसे होते थे, प्रिंसली स्टेट होते थे। प्रिंसली स्टेट तुम लोग समझते हो क्या होता है? प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है कि भारत के कुछ हिस्से में कोई राजा राज्य कर रहे हैं, भारत के किसी दूसरे हिस्से में कोई और राजा राज्य कर रहे हैं। जैसे मान लो कि जयपुर राजस्थान में कोई कर रहा है, ठीक है, कलकत्ता में कोई और कर रहा है, दिल्ली में कोई और कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में क्या होता है, अलग अलग राजा राज्य करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे धीरे धीरे आके शोषण करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो यहाँ की जो एग्रीकल्चर है ना, यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर बेसिकली तुम लोगों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, लगान या कर बोल दिया जाता था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक ऐसे इंसान को चुना जो इनके लिए काम करने को तैयार हो जाए, जो इनके लिए क्या करने काम करने के लिए तैयार हो जाए। और उसे क्या बोला जाता था, जमींदार। क्या बोला जाता था, जमींदार। मतलब जमींदार एक ऐसा इंसान होगा जो ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा। इन्होंने क्या बोला, एक ऐसे इंसान को चुना जिसको क्या बोलते थे, जमींदार। इसने जमींदार से बोला कि तुम्हारे यहाँ पे जो इतने सारे किसान हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, छोटी छोटी जमीनों पे काम कर रहे हैं। ये क्या है, छोटी छोटी जमीनों पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये लोग जब हमें टैक्स देने के लिए आते हैं ना, तो कहते हैं कि हमें बड़ी दिक्कत होती है। ये छोटा छोटा अमाउंट हमें क्या करते हैं, टैक्स के रूप में देके जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस फील होती है। ठीक है। और साथ के साथ हमें क्या करना पड़ता है, छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता है। तो आप एक काम करो, जितने भी किसान है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 10। ठीक है। इसने बोला कि आप एक काम करो, इन सबकी जमीनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। क्या कर दो, इन सबकी जमीनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो। मतलब जैसे ये छोटी छोटी लैंड है ना, इन सबको तुम कन्वर्ट कर दो किसमें, एक बड़ी लैंड में कन्वर्ट कर दो। मतलब इन सबको मर्ज कर दो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब ये जमीन किसके अधीन हो चुकी है, तुम्हारे पास आ चुकी है। ये जमीन किसके पास आ गई, तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, अपने हिसाब से इन किसानों से काम करवाना है। क्या करना है, अपने हिसाब से इन किसानों से काम करवाना है। उसके बाद जितनी भी इसमें रिवेन्यू होती है, मतलब जितनी भी इसमें रिवेन्यू होती है, उसका एक हिस्सा तुम क्या करोगे, अपने पास रखो, एक हिस्सा हमारे पास लेके आओ, और एक हिस्सा क्या करो, तुम किसानों को दे दो। मतलब काम करेगा सिर्फ उसमें किसान, जबकि उसमें इनकम में किस किस का हिस्सा हो गया, ब्रिटिशर्स का भी हो गया, जमींदार का भी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता था, इसे बोलते थे जमींदारी सिस्टम, जहाँ पे जो जमींदार था वो क्या करता था, इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स के पास पहुंचाता था, जिसके बदले में इसको क्या मिलती थी, इनकम मिलती थी, ब्रिटिशर्स को इनकम मिलती थी। लेकिन एक्सप्लोटेशन, शोषण किसका होता था, फार्मर्स का, मतलब किसान। ठीक है, इसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। चलो वापस समझते हैं अपने उसको। कहते हैं एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लोटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। जमींदार जो थे उनको ऑनर ऑफ द सॉइल बोला जाता था। सॉइल का मतलब यहाँ पे फील्ड से या फिर खेत से हो गया। ठीक है, सॉइल का मतलब खेत, या इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली हमारा फील्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सॉइल का मतलब यहाँ पे मिट्टी नहीं है, यहाँ पे सॉइल का मतलब क्या है, खेत हो गया। ठीक है, खेत हो गया। चलो, कहते हैं जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज ऑनर ऑफ द सॉइल, दे वर टू पे अ फिक्स सम ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रिवेन्यू। कहते हैं एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टाइलर ऑफ द सॉइल। कहते हैं कि जमींदार को क्या करा जाता था, खेत का मालिक बना दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये क्या करते थे, गवर्नमेंट को एक फिक्स सम पे करते थे। क्या करते थे, गवर्नमेंट को एक फिक्स सम क्या करते थे, ये लोग पे करते थे। और उसके बाद ये क्या करते थे, फार्मर से जितना चाहे उतना पैसे क्या करते थे, अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, मतलब मांग सकते थे। क्योंकि इनको सपोर्ट किसका था, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट था। ये क्या करते थे, जो टाइलर होते थे ना, मतलब जो वहां पे खेती करने वाले जो किसान होते थे, उनको बहुत कम अमाउंट ये क्या करते थे, पे करते थे। इतना कम अमाउंट उनको पे करते थे कि उनके सर्वाइवर के लिए भी वो कम पड़ जाता था। बदले में जो जमींदार क्या होते थे, एक मोटा हिस्सा इनकम का अपने लिए रख लेते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे, वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी पाते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम भी करते थे। कहते हैं कि वो इतना कम पैसा किसानों को देते थे, जो किसान था उसके पास क्या था कि अगली दफे खेती करने के लिए पैसा भी नहीं बचता था, जिसकी वजह से होती क्या थी, फ्रिक्वेंट डेथ होने लगी, किसकी, किसानों की। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ। कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसको जमींदारी सिस्टम के द्वारा क्या किया गया, उसका शोषण किया गया। जो जमींदार थे वो क्या करते थे, उनको ऑनर माना गया, किसका, खेतों का, जिसके बदले में वो क्या करते थे, जितने भी किसान जो खेतों में काम करते थे उनसे मोटा अमाउंट लेके गवर्नमेंट को पे करते थे, और उसके बाद जो अमाउंट बचता था उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रख के बाकी थोड़ा सा अमाउंट क्या करते थे, फार्मर को देते थे। और वो अमाउंट इतना थोड़ा हुआ करता था कि जो किसान था उसके लिए सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल हो जाता था।
जो मोटा पैसा वो अपने पास रखते थे उससे क्या करते थे, एक लग्जरी लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ वो क्या करते थे, अपनी सरवाइव करते थे। और कहते हैं कि किसान को इतनी कम अमाउंट के साथ कहते हैं जीना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट डेथ होने लगी। ठीक है, ये क्या था, एग्रीकल्चर का एक्सप्लोटेशन था। इसके बाद हम समझते हैं कि आगे जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे कि मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ अभी। ठीक है, सिर्फ एक रीडिंग के पर्पज से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसे हम समझ चुके हैं। अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्या इसने बोला, अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडिलमैन, एक ऐसा सिस्टम लैंड रेवेन्यू का जो कि मिडिलमैन के थ्रू काम करता है, और उन्हीं मिडिलमैन को क्या बोला जाता है, जमींदार बोला जाता है। ये मिडिलमैन है किसके बीच में, फार्मर के बीच में एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। ये एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड फार्मर के बीच में ये क्या है, एक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरा सिस्टम क्या है वो मैंने तुम्हें पीछे समझाया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या है। अब कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे बोला, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी हमने समझा कि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे कैसे शोषण करा। तो सबसे पहले हमने समझा था कि हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल, एंड तीसरा कौन सा है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अभी हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का। कैसे इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करा, इस चीज को समझते। तो जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने कैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करा। कहता है कि ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना, कहता उसका जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड फेमस था। कैसा था, वर्ल्ड फेमस था। वर्ल्ड फेमस का मतलब कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इतने अच्छे डिजाइन का हुआ करता था, इतनी अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था कि दूर दूर से जो लोग थे ना, मतलब अलग अलग देशों के जो राजा थे, वो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को अपने महलों में यूज करते थे। जिससे कि उनको क्या लगता था कि एक तरीके से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था ना, वो रेपुटेशन के तौर पे जाना जाता था। जैसे मान लो कि अगर सपोज करो कि ब्रिटेन में किसी किंग ने क्या करा हुआ है कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को अगर अपने महल में या अपने घर में अपनी बेसिकली उसमें बंगलों में लगवाया हुआ, तो उसका मतलब वो क्या है, उसकी रेपुटेशन को शो करता था। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। कैसी रेपुटेशन थी इसकी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वेराइटी एंड क्वालिटी। इतनी अच्छी यहाँ की क्या थी, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट था, मतलब डिजाइन इतना अच्छा था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसको डिस्ट्रॉय करा। कैसे कैसे इसने डिस्ट्रॉय करा, दो तरीके से। पहले तो इसने क्या करा, जो फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन क्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉय बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। अब इसने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि जो फॉरेन डिमांड थी ना इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, उसको डिस्ट्रॉय करा। पहली चीज तो इन्होंने क्या करी, हैवी ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया एक्सपोर्ट के ऊपर। हैवी ड्यूटी का मतलब इन्होंने बोला क्योंकि सारा का सारा बेसिकली जो कंट्रोल है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेड का, वो किसके हाथ में आ चुका था, धीरे धीरे करके वो जा चुका था ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो इन्होंने क्या करा, ये कहते थे कि अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बाहर जाएगा तो वो क्या करते थे, उस पर हैवी ड्यूटी लगाते थे। हैवी ड्यूटी का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया कि जैसे मान लो, मैं एक छोटा सा अमाउंट लेके तुम्हें समझाती हूँ कि जैसे मान लो कि अगर हमारे उस हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत 100 रुपए, तो कहते हैं 100 रुपए के प्रोडक्ट पे ना हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें लगाएंगे मान के चलो कि 70 रुपए का एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अब ये प्रोडक्ट कितने का हो गया, 170। अब एक चीज बताओ, कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर 170 रुपए का बिकेगा, क्या सामने वाला उसकी डिमांड करेगा, तो ऑब्वियसली नहीं। तो इसने क्या करा, धीरे धीरे इसको क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो समझ में आती है वो क्या थी, कहते हैं दूसरी चीज, कहते हैं डिमांड फॉर द कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन इकोनॉमी। दूसरा इसने क्या करा यहाँ पे, कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड जो थी ना इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत से जो सामान बाहर बेचा जा रहा है उस पर तो तुम बहुत हैवी ड्यूटी लगा दे रहे हो, ठीक है, जिससे कि लोग उसे खरीदे ही ना। और दूसरी चीज, अपना जो सामान है, मतलब ब्रिटेन में जो सामान मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा है, उसको क्या करो तुम इंडिया में लेके आ रहे हो ड्यूटी फ्री। मतलब ड्यूटी फ्री का मतलब ताकि वो भारत में इजीली आ जाए। जिससे होगा क्या कि अगर इंडिया की जो बेसिकली व्यापारी अगर माल बेचेंगे भी ना, तो वो इंडिया का माल ना बेचे, क्योंकि इंडिया का माल तो बिकेगा ही नहीं, ड्यूटी इतनी ज्यादा महंगी आप कर दिए। और अपने माल को वो क्या करे, ड्यूटी फ्री करके लेके आ रहे, जिसकी वजह से जो भारत के व्यापारी है उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ रहा है, इसी माल को बेचना पड़ रहा है फॉरनर फॉरेन मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर
क्या हुआ, एक्सप्लोइट होने लग गया, शोषित होने लग गया। फिर से एक बार समझा देती हूँ कि क्या है। कहता है कि जो ब्रिटिश रूल थे उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लोइट करा। कहता है दो तरीके से। पहला तरीका तो ये था कि जो भारत में एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट थे उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा के बेचने लगे, जिसकी वजह से वो मार्केट में फॉरेन में उसकी क्या हो गई, डिमांड कम हो गई या ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। दूसरी चीज, अपने जो विदेश मतलब अपने जो ब्रिटेन में ये माल बनाते थे उसे भारत में ड्यूटी फ्री कर देते थे, जिसकी वजह से वो क्या हो, सस्ते रेट में भारत में आ जाए और जो भारत की व्यापारी उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़े, इन्हीं का प्रोडक्ट बेचना पड़े। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ, बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम। हमारा जो बेसिकली ट्रेड है, नॉट ट्रेड, हमारा जो क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो बर्बाद हुआ कैसे, हैवी ड्यूटीज के कारण। अभी कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के साथ इन्होंने क्या करा, तो कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के साथ क्या करा उसको समझते हैं। कहते हैं इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो एक्सपोर्टेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। टैरिफ का मतलब समझते हो, टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के द्वारा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है इसको समझते हैं। कहते हैं इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको एक्सप्लोर किया गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के द्वारा। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करा ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को समझते हुए चलना है कि कहाँ पे एक्सपोर्ट को फ्री कर रहे हैं और कहाँ पे एक्सपोर्ट को क्या कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी इंपोज कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इकोनॉमिक्स समझने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले इसने बोला कि इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बर्बाद करा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया इंडियन रॉ मटेरियल का। जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भारत से जितना भी रॉ मटेरियल जाएगा ना वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। ब्रिटेन के अलावा भारत किसी और दूसरी कंट्री को क्या है, रॉ मटेरियल अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला जो भारत से जाएगा ना रॉ मटेरियल वो सारा का सारा कैसे जाएगा, ड्यूटी फ्री जाएगा। अच्छा, मतलब अभी हमने समझा कि हैंडीक्राफ्ट में तो क्या कर रहे हो तुम, हैवी ड्यूटी लगा रहे हो क्योंकि वो और कंट्री को बेचा जाना है। जबकि यहाँ पे क्या करो, जब तुम्हें अपनी कंट्री में बेचना है तो तुमने कैसे कर दिया, उसे ड्यूटी फ्री कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड तो बर्बाद हो ही रहा है ना भारत का। तो इन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करा इंडियन रॉ मटेरियल का। और साथ के साथ इन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी करा। क्या करा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। साथ के साथ इन्होंने क्या करा, जो बाहर से मतलब ब्रिटेन से ये माल बना के लेके आते थे, कौन सा वाला, मशीनों के द्वारा, उसको क्या कर देते, भारत में ड्यूटी फ्री बेचना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से हो क्या, जो भारत है वो क्या करे, अब भारत का अपना जो सामान है वो तो महंगा भी बनेगा ना, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, उसे हाथों से बना रहे। ब्रिटेन कैसे बना रहे, उसे मशीनों से बना रहे। तो ऑब्वियस है भारत ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, सस्ता होगा। जिसकी वजह से दिक्कत क्या होने लगी कि भारत का अपना हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो गए, जबकि जो ब्रिटेन के जो गुड्स है वो क्या से हो गए, सस्ते हो गए। जिसकी वजह से भारत की जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें क्या हो गया, शोषण होता चला गया। क्या हो गया, शोषण होता चले गया। तो कहते हैं इट वाज ऑइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इसने बोला जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से कुछ ऐसी कहानी हो गई। कहते हैं ये जो अपने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई दी है ना, मतलब कि जब तुम्हें माल चाहिए तो तुम फ्री में लेके जा रहे हो, जब दूसरे देशों को चाहिए तो तुम हैवी ड्यूटी लगा रहे हो। जिसकी वजह से हुआ क्या, जो इंडिया है वो इंपोर्टर बन गया किसका, इंपोर्टर बन के रह गया किसका, फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और साथ के साथ एक्सपोर्टर बन के रह गया किसका, रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। बस ये क्या करता था, वहां के मतलब एक तरीके से भारत का जो व्यापार था वो किसके साथ चला था, सिर्फ ब्रिटेन के साथ चला था। और ब्रिटेन की मनमानी क्या थी, पूरी तरीके से भारत के ऊपर थी, जहां पर वो क्या करता था, जैसे मर्जी वैसे क्या करता था, भारत के साथ व्यापार करता था। तो ये इसने बोला कि ऑइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन इंडियन इकोनॉमी क्या थी, कैसी हो गई, स्टेगनेंट हो गई, साथ के साथ बैकवर्ड हो गई, मतलब एक तरीके से पिछड़ती जा रही थी, रुकी हुई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे कैसे मैनिपुलेशन किया गया। तो हमने देखा कि भारत की जो सुपरमेसी जिन भी गुड्स के ऊपर थी उनको ब्रिटेन ने क्या करा, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे जो ब्रिटिश थे उसने बेसिकली 3 सेक्टर को बहुत गंदी तरीके से हिट करा। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने देखा कि जमींदारी सिस्टम के थ्रू इन्होंने क्या करा, बर्बाद करा था। जहां पे हमने समझा जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मिडिल मैन के थ्रू काम करता है। एंड जहाँ पे जो मिडिल जमींदार होता है वो क्या करता है, एक तरीके से मिडिल मैन के रूप में काम करता है, किसके बीच में, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फार्मर के बीच में।
दूसरा हमने समझा कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा था जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बर्बाद करा था कैसे, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा के। एंड उसके बाद हमने देखा सॉरी हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के किसमें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट में, और साथ के साथ अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके आ रहे हैं, ड्यूटी फ्री कर दिया। ठीक है। इसके बाद इसने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई, जहां पे इसने क्या बोला, भारत अगर व्यापार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेगा, ब्रिटेन के साथ करेगा। तो ये क्या करता था, वहां से फ्री में मतलब ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट को लेके जाता था ब्रिटेन, वहां में मशीनों से बना के फिर उसको इंडियन मार्केट में क्या कर देता था, लॉन्च कर देता था। तो बेसिकली इंडिया को अपने जो प्रोडक्ट थे वो मार्केट में बेचने उसके बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी हो गई थी, बैकवर्ड हो गई थी। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो, अभी हम आगे समझते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने कितना टॉपिक कवर करा है, अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर करा है जिसका नाम ही क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, एंड ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के आसपास हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस तरीके से थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तुम्हें वन बाय वन सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, टोटल कितने हमें इसमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो टोटल इसमें हमें 10 पॉइंट्स जो है वो कवर करवाए गए हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। मतलब इंडियन इकोनॉमी के 10 फीचर आपको दिए गए हैं। अब एक चीज बताओ, क्या इतने बड़े सिलेबस में 10 फीचर याद रख पाना मुश्किल है? यस और नो? देखो, मेरे लिए तो मुश्किल है, ठीक है ना। ऑब्वियस है तुम लोगों के लिए भी मुश्किल होता होगा, है ना। जब पढ़ते हो उस टाइम पे तो याद रहता है, लेकिन बाद में इसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अब जब एग्जाम में लिखने को आता है तो एग्जाम में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि यार सेम पॉइंट ही लिखें, तभी हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अदरवाइज हमारे क्या होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली 1 या 1.5 मार्क्स ही मिलते हैं। तो अब हम इसमें कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, हम अपने 10 फीचर्स को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, निमोनिक के थ्रू से याद करेंगे। इससे पहले भी मैंने चैप्टर में जहां जहां पे याद करने वाली चीजें वो सारी निमोनिक के थ्रू ही करवाई हैं। अभी भी मैं क्या करूंगी, इसको निमोनिक के थ्रू ही तुम लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले फीचर क्या है, कहते हैं सबसे पहले स्टेगनेंट इकोनॉमी है। कैसी है स्टेगनेंट इकोनॉमी? स्टेगनेंट का मतलब तुम लोग समझते हो क्या होता है, क्या मतलब होता है स्टेगनेंट का? स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ या फिर गतिहीन। क्या मतलब होता है, रुका हुआ या फिर गतिहीन। चलो, यहाँ पे तो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो रुकी हुई। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गतिहीन। कोई चीज ऐसी है जो बढ़ ही नहीं पा रही है ना, ऐसी। तो इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी, रुकी हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हमने देखा कि हमारे कितनी बुरी तरीके से शोषण हो रहा है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का शोषण हुआ, हमारे एग्रीकल्चर का शोषण हुआ, और उसके बाद हमारी क्या हुआ, इंडस्ट्री का शोषण हुआ। ठीक है, तो कहता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। ठीक है, तुम्हें यहां तक तो पता होना चाहिए। इसके नीचे की डिटेल आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स को फेच करने के लिए लिख सकते हो। कहते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज, या तो उसकी ग्रोथ कैसी, या तो बहुत कम है या फिर है ही। कैसी ग्रोथ है, या तो शोज लिटिल और नो ग्रोथ, मतलब या तो ग्रोथ हो ही नहीं रही या फिर ना के बराबर ग्रोथ हो रही है। कहते हैं जहां पे 1860 से 1925 तक कितने साल यहाँ पे हो गए, सॉरी 65 ईयर्स। कहते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5%। अब देखो, सोचो कितनी अजीब सी बात है कि 65 सालों में आपकी जो ग्रोथ है वो 0.5 ही रही पर एनम, एंड बिटवीन 1925 एंड 1950 इट वॉज 0.1% पर एनम। सोचो अब कितनी चीजें, मतलब अगर तुम सोच के चलो, अगर आज की डेट में तुम देखो, अगर तुम अपने फादर से उनकी इनकम पूछोगे, अगर 1 साल पहले उनकी इनकम मान के चलो कि 20,000 है, तो क्या 1 साल बाद भी उनकी इनकम 20,000 रहेगी? थोड़ी बहुत तो बढ़ती है ना, मतलब कुछ तो चेंज आता है, 5%, 10%। लेकिन यहाँ पे देखो कि कितनी बुरी हालत थी कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी ना, मतलब हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 0.5% पे ही अटकी रही 65 सालों तक। कितनी बुरी स्थिति यहाँ पे थी। ठीक है, तो इसने बोला कि पहली हमारी कैसी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, क्योंकि 1860 से 1925 तक हमारी जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, 0.5% था। जबकि आने वाले 25 सालों में तो हमारी जो दशा थी वो और ज्यादा खराब हो गई थी। कितनी हो गई, 0.1% ही रही। तो कैसी इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी।
दूसरी कहता है बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड का मतलब कहता है स्टेगनेंट तो थी, लेकिन जो स्टेगनेंट थी वो भी ग्रो मतलब ऐसा नहीं थी कि अच्छी सिचुएशन में थी, वो भी पिछड़ी हुई थी। कैसी थी? पिछड़ी हुई थी। ठीक है ना। तो कैसी इकोनॉमी थी? कहता है बैकवर्ड इकोनॉमी थी। कहते हैं इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड क्यों थी इसको समझते हैं। कहते हैं 19 बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। बैकवर्ड इकोनॉमी कैसी थी? कहते हैं 1947 से 1948 तक अगर हम पर कैपिटा इनकम चेक करें ना तो सिर्फ कितनी थी? 230 रुपए। अब सोचो कितनी अजीब सी बात है कि 1947 से 1948 की अगर हम बात करें तो उस समय पे ऑन ऑन एवरेज एक पर्सन बस 230 रुपए कमा पाता था। कितना छोटा सा अमाउंट है ये 230 रुपए, है ना। आज की डेट में तो 230 रुपए पर अगर हम लोग अपने ऊपर देखें तो 230 रुपए तो हम एक सेकंड में खर्च कर देते हैं यार, बिना कुछ सोचे। अगर कहीं पे आप खाने भी बैठोगे तो भी 230 रुपए खर्च हो जाते हैं। और सोचो उस समय पे पर कैपिटा इनकम ही हमारी 230 रुपए हुआ करती थी। कहते थे बल्क ऑफ पॉपुलेशन इतनी गरीब थी, वॉज वेरी पुअर विदाउट सफिशियंट फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, अनएम्प्लॉयबल रैम्पेंट। ठीक है ना। तो इसने बोला कि अगर हम देखें तो उस समय पे लोगों के पास क्या था, ना तो खाने के लिए प्रॉपर खाना था, न रहने के लिए घर थे, ना पहनने के लिए कपड़ा था, और एम्प्लॉयमेंट तो इतना ज्यादा रैम्पेंट था। रैम्पेंट समझते हो जो आक्रामक स्थिति होती है, मतलब बहुत खराब स्थिति में क्या था, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था। पहला हमने पढ़ा स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, दूसरा हमने पढ़ा बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तीसरा हम समझते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर क्या था वो भी बैकवर्ड था, मतलब हमारी एग्रीकल्चर भी कैसी थी? पिछड़ी हुई थी। ठीक है। एग्रीकल्चर कैसी थी? हमारी पिछड़ी हुई थी। कैसे पिछड़ी हुई थी इसको समझ लेते हैं, चलो। ठीक है। कहते हैं इट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। कहते हैं नियरली 72% ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कहते हैं अगर हम 47 की बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर में टोटल कितने लोग इन्वॉल्व थे? 72%। 72 का मतलब क्या होता है कि हर 100 में से 72 लोग कितने हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन था ना जीडीपी में वो बहुत कम था। मतलब सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन था? 50%। कितना था? 50%। प्रोडक्टिविटी क्या थी? बहुत कम थी। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट कहते हैं सिर्फ कितना था? 660 किलोग्राम ही क्या था, हम अपना क्या है व्हीट को उगा पाते थे। कितनी जमीन पे? पर हेक्टेयर लैंड पे। ठीक है। और जबकि जो हमारा राइस था वो कितना था? 665 था, जो कि इतना कम अनाज है कि अगर भारत की पॉपुलेशन मतलब अगर हम उसको एक्सपोर्ट ना करके सिर्फ भारत भारत में भी यूज करें ना तो भी लोगों के खाने की जो बेसिकली नीड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। ठीक है। तीन हमने पढ़ लिए कौन कौन से? स्टेगनेंट इकोनॉमी है, बैकवर्डनेस इकोनॉमी है, और दूसरा हमने देखा था कि एग्रीकल्चर कैसा है हमारा बैकवर्ड है। अभी हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी है, मतलब इंडस्ट्री भी हमारी कैसी थी? पिछड़ी हुई थी। अब आप बोलोगे कि हमारे एग्रीकल्चर क्यों पिछड़ा हुआ था? क्योंकि उन्होंने क्या करा था? कितनी बुरी तरीके से तो जमींदारी सिस्टम से उसे एक्सप्लोर किया हुआ था, शोषण करके गए हुए थे। इंडस्ट्री का भी शोषण करके गए थे, तो इसका मतलब इंडस्ट्री भी कैसी थी? हमारी बैकवर्ड थी। कहते देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। कहता हमारे यहाँ पे क्या थी? बेसिक और जो हैवी इंडस्ट्री थी ना उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। क्यों इनकी कमी थी इसको भी समझ लेते हैं। देखो वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल विदेशों से क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके क्या कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया में कभी हैवी फैक्ट्री को या हैवी इंडस्ट्री को या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि उनको पता था कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे इनको मशीनें लगाने का परमिशन दे दिया तो फिर ये हमें अपना रॉ मटेरियल बेचेंगे क्यों? फिर ये अपने रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? यहीं पे बनाना शुरू कर देंगे। तो वो क्या करते थे, भारत में वो हैवी इंडस्ट्री लगने ही नहीं देते थे। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो हमारा मशीनों से जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कैसा था? नेग्लिजिबल ही था, क्योंकि यहाँ पे भारत के पास कैपिटल था भी नहीं कि वो क्या करे, मशीनें खरीद सके। स्मॉल स्केल इन कॉटन इंडस्ट्री क्या हो गई थी? ऑलमोस्ट रूइन। मतलब जो हमारे छोटे छोटे जो व्यापार थे वो भी कैसे हो गए थे? धीरे धीरे करके क्या हो गए थे? बर्बाद होने लग गए थे। रूइन का मतलब ही होता है बर्बाद होना। ठीक है। लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रूइन का मतलब होता है बर्बाद, डिस्ट्रॉय। ठीक है। डिस्ट्रॉय। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट। जब तुम सारे प्रोडक्ट क्या करोगे, विदेशों से मशीन में बना के लेके आओगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट सस्ते होंगे, और उन प्रोडक्ट का कंपटीशन भारत की जो इंडस्ट्री है वो तो कर ही नहीं सकती। तो धीरे धीरे ये भी क्या होने लग गए? बर्बाद होने लग गए। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। जिसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी हमारी कैपिटल वाली जो गुड्स थी ना
जो मशीनों से बनने वाली गुड्स थी, उसके लिए भारत को क्या होना पड़ा, निर्भर होना पड़ा किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल क्या थी, बैकवर्डनेस थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रैम्पेंट पॉवर्टी थी। पॉवर्टी का मतलब समझते हैं क्या होता है, गरीबी। और रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, आक्रामक। क्या मतलब होता है रैम्पेंट का, आक्रामक। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जो अग्रेसिव होता है। ठीक है, रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव। लिख दो यहाँ पे, अग्रेसिव। ठीक है, और पोवर्टी का मतलब तो तुम लोग समझते हो कि गरीबी। तो हमारे यहाँ पे जो पोवर्टी थी वो कैसे थी, रैम्पेंट थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स पर डे। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पोवर्टी थी वो भी कैसी थी, रैम्पेंट थी, बहुत ज्यादा मात्रा में थी। मतलब कि इतनी ज्यादा पोवर्टी थी कि यूजुअली आज की डेट में तो हम देखते हो कि लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन उस समय पे लोगों के पास क्या था, बार की मतलब अपने लिए मील जुटाने में भी उनको क्या होता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। उन लोगों के पास ना तो शेल्टर थे रहने के लिए घर थे, और ना ही क्लोथिंग भी उनको क्या थी, बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। क्योंकि उस समय पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी कैसा था, बहुत ज्यादा मात्रा में था। कैसा था, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था। तो रैम्पेंट पॉवर्टी थी। इसके बाद कहते हैं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कैसा था, पुअर था। क्योंकि हम 2 वॉर झेल चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहता है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कैसा था, हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब हो गया, कहते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी, ये भी क्या थी, बहुत बुरी सिचुएशन में थी। क्यों, क्योंकि भारत ने क्या करते, वर्ल्ड लेवल पे 2 वॉर क्या करे थे, बर्दाश्त करे थे, मतलब एक तरीके से बियर करे थे। और उसके बाद हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी क्या करा था, इंडियन इंडस्ट्री का या फिर इंडियन इकोनॉमी का एकदम तहस नहस करके गए हुए थे। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, इसके बात करते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस थी वो इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा थी, जैसे कि हमें पता ही है ना। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, भारत में मशीन लगने नहीं दे रहे। क्योंकि उनको लगता था, उनको डर था कि अगर भारत में मशीनें लगेंगी तो ये क्या करेंगे, अपने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके यहीं पे प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होगी अपना माल बेचने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, भारत को एक तरीके से ऐसा बना देता बहुत ज्यादा कमजोर। और उन्होंने भारत को एक तरीके से क्या बोल दिया कि अगर तुम्हें इंपोर्ट करना है तो तुम हमारे ऊपर निर्भर हो जाओ, जिनसे कि उनको क्या हो, एक बड़ी मार्केट मिल जाती थी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट्स, कंट्री को क्या करना पड़ता था, उनके कंट्री का मतलब यहाँ पे इंडिया हो गया, हाँ। तो द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स फॉर द मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या करना पड़ता था, उसे ब्रिटेन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। कहते हैं आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंडेंट हेवीली ऑन द फॉरेन इंपोर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। तो कहते हैं कि जो डिफेंस तक के जो इक्विपमेंट थे वो कहाँ से आते थे, फॉरेन से आते थे। अभी तो तुम्हें पता है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि हमारी जितने भी आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए जो प्रोडक्ट या मशीनें या राइफल गन्स वगैरह बनाई जाती है वो अपनी ही कंट्री में बनाई जाए। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर उनको भी इम्पोर्ट करना पड़े तो बड़ी क्या है, प्रॉब्लम वाली बात है ये। तो वो चाहते हैं कि अब उनको यहीं पे बनाया जाए। तो कहते हैं बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सुइंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल यूज्ड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द अब्रोड। कहते हैं जो बेसिक जरूरतों की समानते हुए उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, सोचो सुई जैसी चीज भी हमें क्या करनी पड़ती थी, बेसिकली। हाँ, क्या बोलते हैं, मशीन जो हो गई, हमारी मेडिसिन हो गई, इन सबको भी हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था। कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये भी क्या थी, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इंडियन इकोनॉमी का। फिर कहते हैं कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, इसका मतलब होता है शहरीकरण। क्या मतलब होता है, शहरीकरण। मतलब ऐसी जगह जो क्या है, गांव से अब किस में कन्वर्ट हो गई, शहरों में, तो उसको बोलते हैं शहरीकरण। ठीक है, तो कहते हैं कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन। कहते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ज्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ पे रहती थी, वो विलेजेस में रहती थी, मतलब रूरल एरियाज में रहती थी। कहते हैं 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कहाँ पे रह रही है, अर्बन एरियाज में रह रही है। कहाँ पे रह रही है, अर्बन एरियाज में रह रही है। जबकि 86 पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, रूरल एरियाज में रह रही है। तो ये चीज बताओ, अब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है अर्बन एरियाज में, ठीक है, सिर्फ 14 लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहे हैं अपने लिए, अवेल कर पा रहे हैं। 86% लोग तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर में क्या है, लगे हुए हैं। तो कहते हैं रूरल पॉपुलेशन लैक अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो जो रूरल हमारी जो पॉपुलेशन है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आने लगी कि वो अपॉर्चुनिटी उसे मिल नहीं पा रही थी एग्रीकल्चर के बाहर की। जैसे मान लो कि इंडस्ट्री में अगर तुम काम करके अच्छा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए तो आपको अर्बनाइजेशन की तरफ भागना पड़ेगा ना, मतलब आना पड़ेगा। अब क्योंकि आप अपनी खेती में लगे हुए तो आप क्या कर रहे हो, उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या था,
हमारे पास क्या थे, रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, फ्यूडल का मतलब क्या होता है? फ्यूडल का मतलब होता है जागीरदारी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जो वर्ड मेरे को टफ लगता है मैं उसका मीनिंग लिख ही देती हूँ एक्चुअली में। बेटा, फ्यूडल का मतलब क्या होता है? फ्यूडल का मतलब होता है जागीरदारी, जागीरदारी। ठीक है, फ्यूडल का मतलब क्या हो गया? जागीरदारी। ठीक है, तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया था? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडल, ना तो ये पूरी तरीके से फ्यूडल थी और ना ही ये क्या थी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। ये एक तरीके से कैसे बन के रह गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, आगे जाके ना तुम्हें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से होती है, कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी को अपना रही है, किसी इकोनॉमी को अपनाने के क्या फायदे क्या नुकसान है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी को अपना सकती है, इंडिया कौन सी इकोनॉमी को अपना रही है, ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे आगे, उसमें पढ़ेंगे। कहते हैं हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ना तो पूरी तरीके से फ्यूडल थी, मतलब ना तो जागीरदारी पे काम कर रही थी, ना ही कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, ये एक तरीके से मिक्स इकोनॉमी बन के रह रही थी। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसमें दोनों तरीके के क्या हो रहे थे, प्रोडक्शन हो रहे थे, फ्यूडलिस्टिक भी थी एंड कैपिटलिस्टिक भी थी। कहते हैं फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिव, कहते हैं जो फ्यूडलिस्टिक होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस। तो कहते हैं कि जो हमारे फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्री में बैकवर्डनेस आती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कॉलोनियल इकोनॉमी की। अभी मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल का मतलब होता है हिंदी में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आसान भाषा में ऐसे समझ के चलो कि दूसरे के घर पे जाके उसी के घर पे कब्जा कर लेना, दैट इज कॉलोनियल। ठीक है, तो ब्रिटेन ने भी क्या करा था, उन्होंने भी तो यही करा था, हमारी कंट्री में आके हम ही हमारे ऊपर क्या करा, शासन करना शुरू कर दिया। तो इंडियन इकोनॉमी किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। किसकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। इसने क्या करा, इट इम्प्लाइड एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इसने क्या करा, इंडियन इकोनॉमी का शोषण करती चली गई ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए। जो ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, कहते हैं दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश प्रोडक्ट। ये क्या करते थे, इन्होंने क्या करा, जो इंडिया की, ये क्या करते थे बेसिकली आसान भाषा में, अपने जो इंडिया के जो सामान थे उस पर तो हैवी इन्होंने क्या लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, और अपने जो प्रोडक्ट थे उसको इंडिया में इंपोर्ट फ्री कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के जो लोग थे उनके लिए मजबूरी हो गई थी इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने की। इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब इसने बोला जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो एक तरीके से सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में काम कर रही थी। अभी मैंने तुम्हें इससे पहले भी समझाया है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ये क्या करते थे, भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, जिसके बदले में ये क्या करते थे, वहां पे अपने मशीनों का यूज करके इन प्रोडक्ट को बनाते थे, और फिर बाद में उसे क्या कर देते थे, भारत में ड्यूटी फ्री करके बेचते थे। अब दिक्कत हो क्या रही है, दिक्कत ये हो रही है कि भारत के जो अपने खुद के प्रोडक्ट है, क्योंकि वो हाथों से बने हुए हैं तो महंगे हो गए हैं। ठीक है, इनके जो खुद के प्रोडक्ट है वो मशीनों से बने हुए हैं, वो ड्यूटी फ्री है भारत में, तो वो सस्ते हो गए। अब भारत के जो व्यापारी है उनके लिए मजबूरी हो गई है कि इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की। ठीक है, फिर से बोलो जो एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिजन सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटन इंडस्ट्रीज। इसने बोला कि जो इनकी एट्रोसिटीज थी, अच्छा एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार करना किसी के ऊपर। ठीक है, तो इसने बोला कि जो एट्रोसिटी थी ना इनकी, एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द इंडियन एट्रोसिटीज, एक सेकंड, हाँ, तो इसने बोला कि जो एट्रोसिटी वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिसन सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटन इंडस्ट्रीज, दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। कहते हैं जो इनका अत्याचार था उसने क्या करा, भारत के जो व्यापारी थे, छोटे छोटे व्यापारी जो कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनको मजबूर कर दिया कि उनको अपने धंधे को बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे 10 हमारे फीचर थे किसके, इंडियन इकोनॉमी को किस समय पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हमें क्या करना है, इसे निमोनिक के थ्रू याद करना है। कैसे निमोनिक के थ्रू याद करना है, तो ध्यान से सुनना। अभी तुमने इसके 10 फीचर को समझा, सुना, ठीक है, कि क्या क्या था करके। अभी तुम्हें क्या करना है, इसको लर्न करना है।
निमोनिक क्या है? एसबीआई पर HSNLC। क्या है? एसबीआई पर HSNLC। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो निमोनिक उन लेटर का बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जहां पे क्या हो जाता है, आपके पास अल्फाबेट थोड़े कम होते हैं, ये कह सकते हो जहां पे आपके पास वोवेल साउंड कम होते हैं। बट स्टिल मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। तो हमें इसको याद कैसे करना है, देखो ऐसे याद रखना, एसबीआई पर HSLC। क्या बोला मैंने? एसबीआई पर HSLC। कैसे याद करोगे? एसबीआई पर सभी हाई स्टैंडर्ड, मतलब एसबीआई, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है हमें एसबीआई पर, HS का मतलब हो गया हाई स्टैंडर्ड, एंड याद नहीं रखना, ये सिर्फ तुम्हें वैसे याद करने। LC का मतलब हो गया लो क्लास लोग अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब एसबीआई पर सभी हाई स्टैंडर्ड एंड लो क्लास लोग अकाउंट ओपन करते हैं। लाइन याद रह जाएगी। एसबीआई पर सभी हाई स्टैंडर्ड एंड लो क्लास लोग क्या करते हैं? अपने अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। एसबीआई पर हाई स्टैंडर्ड एंड लो क्लास लोग क्या करते हैं? अपने अकाउंट ओपन करते हैं। एसबीआई का मतलब हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। याद हो जाएगा। एसबीआई का मतलब क्या हो गया? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्डनेस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। उसके बाद पर का क्या हो गया? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, रैम्पेड पॉवर्टी। ठीक है, पर का क्या हो गया? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, रैम्पेड पॉवर्टी। उसके बाद एचएस का क्या हो गया हमारा? हाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसके बाद हमारे एलसी का मतलब क्या हो गया? लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कॉलोनियल इकोनॉमी। आई होप चीजें आराम से याद हो गई होगी। अभी आपने देखा कि निमोनिक के थ्रू हमने कितने इजीली अपने इतने लंबे क्वेश्चन को इजीली याद कर लिया। एक बार निमोनिक को फिर से देखते हैं। एसबीआई पर HSLC, इसका मतलब क्या? एसबीआई, एसबीआई समझते ना, बैंक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी बात हो रही है। कहते हैं एसबीआई पर हाई स्टैंडर्ड एंड लो क्लास लोग क्या करते हैं? अपने अकाउंट ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी चीज समझ लो, मैं किसी को भी हाई स्टैंडर्ड या किसी को भी लो क्लास नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपली तुम्हें इस आंसर को याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी बात पे ऑफेंड नहीं होना कि कैसे आप हाई स्टैंडर्ड या लो क्लास बोल रहे हो। ठीक है, एक निमोनिक है जिसे याद करके अगर भला हो रहा है तो हम भला कर रहे हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में कि निमोनिक क्या है? एसबीआई पर HSLC, मतलब एसबीआई का मतलब स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्डनेस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। पर का मतलब हो गया पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी। HS का मतलब हो गया हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। S का मतलब होगा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कॉलोनियल इकोनॉमी। आई होप याद हो गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक करके फिर हम क्या करते हैं? अपने पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। देखो कहते हैं कौन कौन से इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिक समझते हो, जो अर्थशास्त्र की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। कहते हैं नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब तुम बोलोगे कि ये नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 2 एंड 3 की तरफ। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडिया की जो नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम है, इसकी कंप्यूटेशन किसने करी? तो इसकी जो कंप्यूटेशन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे किसके पास? दादा भाई नौरोजी के पास। ठीक है, नौरोजी के पास, विलियम डिग्वी के पास, इसके बाद फाइंडले फाइंडले सिरस के पास, VK RB राव के पास, एंड RC देसाई के पास। अगर इनमें से तुम्हें 2-3 नाम भी याद हो जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम किसी के सामने बोल तो पाओगे कि जो हमारे यहाँ पे जो इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम है उसको कंप्यूटेशन करने का जो क्रेडिट है वो इनके पास जाता है। ठीक है, किस किस के पास? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, उसके बाद फैंडले सिराज के पास, उसके बाद हमारे जाते हैं VK RB राव के पास, एंड RC देसाई के पास। अच्छा, इनमें से कहते हैं कि ज्यादातर लोगों ने, जितने भी इकोनॉमिस्ट रहे, इन सब ने एक चीज को ऑब्जर्व करा, जो इंडिया की हमारी ग्रोथ रेट रही ना नेशनल इनकम की, वो इतनी कम थी, कितनी कम? कहते 2% से भी कम रही। और साथ के साथ इन्होंने बोला कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको तो और भी ज्यादा बुरा हाल था, वो तो 0.5% पे क्या रही? हमारे लटकी रही। ठीक है, तो ये क्या हमारी नोटेबल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इंडियन नेशनल या फिर पर कैपिटा इनकम की क्या करे? कंप्यूटेशन करी। सेकंड पैराग्राफ नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट में जो नाम है 5 में से कम 2-3 तो याद रख ही लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट देख लेते हैं पार्ट 1 में हमने कौन से टॉपिक कवर करे थे। एक हमने कवर करा पार्ट 1 में, हमने कवर करा
पहला टॉपिक हमारा कौन सा था कि हमारा हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कैसे हमारी इंडिया के जो गुड्स थे उनका एक्सप्लोरेशन करा, और उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा पढ़ा फीचर्स के बारे में पढ़ा। हालांकि इनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट जरूर आए हैं, ठीक है, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। अगर उनको कंसिडर करेंगे तो फिर तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा पूरे चैप्टर का पिक्चराइजेशन, ठीक है, पिक्चराइजेशन, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, पार्ट 1 खत्म होता है। अगर पार्ट 1 में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो भी उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, ऑब्वियस है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर आपको इसकी बेहतर टेक्निक बना सकते हो तो वो भी क्या है, अप्रिशिएबल है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।